हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग का यूवी स्मार्ट क्लासेस में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। देखिए, आज का जो हमारा जो टॉपिक होने वाला है वह प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, अगर वहाँ से प्रस्तावना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आज हम उस सारे क्वेश्चनों को एक एक करके देखने वाले हैं ताकि आपका क्वेश्चन छूटे ना। तो तैयार है, चलिए चलते हैं, अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, बात करते हैं कि प्रस्तावना ये है क्या एक्चुअली, जिसे हम उद्देशिका भी कहते हैं। तो प्रस्तावना जैसे अपना संविधान का विस्तृत एक संक्षिप्त विवरण है प्रस्तावना, जिसमें आपको जैसे संविधान की आत्म प्रस्तावना है उसमें एक संक्षिप्त झलक देखने को मिलती है। प्रस्तावना अगर आप पढ़ेंगे तो आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है यहीं से आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि देखो, मैं ऑलरेडी पहले ही कुछ लिख चुका है ताकि आपको समझाने में आसानी होगा, अपना समय भी थोड़ा कम लगेगा। अब देखिए, क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, पहले शुरू करते हैं। प्रस्तावना कहाँ से प्रस्तुत किया गया, बात करते हैं 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, जो आगे चलकर यह प्रस्तावना का स्वरूप लिया। अब देखिए, 23 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया था और इसे 22 जनवरी 1947 को इसको संविधान सभा द्वारा, किसके द्वारा, संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो प्रस्तुत कब किया गया था, दूसरा इसे संविधान सभा द्वारा कब इसे अपनाया गया था, स्वीकार किया गया था। ठीक है, जानो ये जून मत समझ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं संविधान। अब संविधान में जो प्रस्तावना है, यह देखिए कहीं ना कहीं कुछ चीजें एक दूसरे संविधान से कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ लिया ही गया है। अब बात करते हैं प्रस्तावना का, देखिए सर, यहां से पहले दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो इसका जो प्रस्तावना है इसकी भाषा कहां से ली गई और इसके जो विचार है, स्रोत है। देखिए, प्रस्तावना की जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया गया है। इसके ऑस्ट्रेलिया संविधान से। और इसके जो विचार है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यहां तक क्लियर है। अगर आप कोई पूछे, देखिए भाषा कहाँ से है, यहाँ पर लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि भाषा और विचार में। अगर भाषा पूछे तो आप ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बता दीजिएगा, अगर विचार पूछे तो आप अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यहाँ तक क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, जो हमारे जो मुख्य तत्व है, जो स्रोत है अपने, जो संविधान की प्रस्तावना जो स्रोत है, हम भारत के लोग, ठीक है, स्वरूप कैसा, समाजवादी पंथ निष्पक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, यह स्रोत। अब उद्देश्य क्या है, न्याय, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, व्यक्ति गरिमा, और ये सब हम पाए आराम से एक एक करके सब देखने वाले हैं। क्लियर है। अब देखिए, अब बात करते हैं, देखिए कि जो प्रस्तावना है इसमें संशोधन कितनी बार हुआ है और कब हुआ है। जो संविधान संशोधन प्रस्तावना में कितनी बार हुआ है और कब हुआ है, मैं बता दूं आपको, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 को। इस प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं। कौन कौन से, देखिए, एक तो आपका है समाजवादी, दूसरा आपका पंथ निरपेक्ष, और आपका जो तीसरा हुआ है अखंडता। तीसरा आपका है अखंडता जोड़ा गया है। अब देखिए, अब बात करते हैं समाजवादी। ये जो समाजवाद है, ये समाजवाद एक कार्ल मार्क्स वाला समाजवाद नहीं है। ये जो समाजवाद है ये कार्ल मार्क्स वाला नहीं, ये जो समाजवाद है यह नेहरू और गांधी के
के विचारों का समाजवाद है। एक केस आया था 1982 में, डीसी नकारा। एक केस आया था डीसी नकारा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि जो कार्ल मार्क्स का जो समाजवाद है वह हिंसा की तरफ जाता है। कार्ल मार्क्स का जो है वो बोलता है भाई लोकतंत्र जो समाजवाद वो बोलता है हिंसा की तरफ चलने के लिए कार्ल मार्क्स का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सीधा कहा, ये जो 1982 में डीसी नकारा केस में सुप्रीम कोर्ट कहा कि भैया ये जो समाजवादी है यह गांधी और नेहरू के विचारों का है, जिसमें संसाधनों का केंद्रीकरण करने से रोकने के लिए, अमीर और गरीबों को बीच समन्वय स्थापित करने के लिए उनकी, तो इस सब के लिए इस समाजवाद इसमें वो नेहरू और गांधी जी के विचारों का समाजवाद है। ये यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसको मिटा देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप लोग नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। देखिए, समाजवाद तो हम लोग पढ़ लिए, अब बात करते हैं पंथ निरपेक्ष का। ये जो पंथ निरपेक्ष है, इसका सीधा मतलब यह है कि राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, सब धर्म के साथ समान व्यवहार करेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। क्लियर? और आप आगे चल के जब पढ़ेंगे अनुच्छेद 25 से 28 के बीच आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है। आप जब आगे चल के हम जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे उसमें आपको यह देखने को मिलेगा। क्लियर? देखिए, आपका पंथ निरपेक्ष हो गया। चलिए, देखिए, समाजवाद हो गया, पंथ निरपेक्ष हो गया। अब लोकतांत्रिक बात करते हैं। लोकतंत्र, देखिए, लोकतंत्र में क्या है, जिसमें जो शक्ति है, जो शासन की शक्ति है, वह जनता में निहित है। बातें समझ में? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, जिसमें जनता के द्वारा या जनता अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से के द्वारा चुने गए लोग, जनता का प्रत्यक्ष के द्वारा लोग चुने गए लोग शासन व्यवस्था को संचालित करते हैं, उसे लोकतंत्र कहते हैं। अब बात करते हैं, देखिए, लोकतंत्र दो प्रकार का हो सकता है। एक तो अप्रत्यक्ष हो गया, दूसरा आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया। अप्रत्यक्ष लोक क्या होता है, जिसमें जनता सीधे भाग नहीं लेती, उसके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उसमें भाग लेते हैं, उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। और प्रत्यक्ष, जैसे आपका स्विट्जरलैंड में, तो प्रत्यक्ष जिसमें जनता सीधे पार्टिसिपेट करती है शासन में चलाने में, उसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। तो अपने यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। क्लियर? चलिए, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं गणराज्य की। देखिए, गणराज्य क्या है? आपको पता है कि ब्रिटेन लोकतंत्र है लेकिन गणराज्य नहीं है। गणराज्य मतलब क्या होता है? राज्य के प्रमुख, राष्ट्र का जो प्रमुख होता है, उससे मतलब है कि राष्ट्र का जो प्रमुख है वह वंशानुक्रम ना होकर जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से चुना गया व्यक्ति हो। बात है समझ में? गणराज्य का मतलब जिसमें क्या है, जब राष्ट्र का जो प्रमुख होगा वह वंशानुक्रम नहीं होगा, एक निश्चित अवधि के लिए जनता के अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से चुना गया व्यक्ति होगा। और इसकी और एक परिभाषा है, जिसमें इसकी जो राष्ट्र का जो प्रमुख बनने के लिए जो सीमाएं हैं वह हर एक व्यक्ति के लिए समान होती है। कोई भी व्यक्ति वह जो भी उसमें नियम है अगर उसको फॉलो करता है वह भी राष्ट्र का प्रमुख बन सकता है। क्लियर? ओके, अब चलिए इसको मिटा देते हैं। अब उद्देश्य क्या है? अब देखिए, अब न्याय की एक रहेगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। हाँ, एक रहेगा अपना। देखिए, जो प्रभुत्व संपन्न है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न
देखिए इसका क्या मतलब होता है, जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होता है, जिसमें एक तो होता है आपका आंतरिक, एक होता है बाह्य। कोई भी देश, जैसे भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, तो बाह्य और आंतरिक मामले को, निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र होता है, वह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होता है। जैसे भारत है, अगर बाह्य मामले में जैसे किससे मित्रता करनी है, किससे शत्रु करना है, किससे संधि करनी है, इस निर्णय लेने के लिए भारत स्वतंत्र है बाह्य निर्णय लेने के लिए। और आपका आंतरिक निर्णय के जैसे आर्थिक निर्णय हो गया, धार्मिक निर्णय हो गया, राजनीतिक निर्णय हो गया, इसके लिए यह स्वतंत्र होता है। तो कोई भी देश कब संप्रभुत्व संपन्न देश बनता है, जब वह आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है। क्लियर? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब यही है। चलिए अब बात करते हैं न्याय की। न्याय 3 प्रकार का है। एक आपका सामाजिक न्याय, दूसरा आपका आर्थिक, तीसरा आपका राजनीतिक। ठीक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। देखिए कहीं कहीं क्या होता है ना, ये अब बीच में नहीं, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाएगा, यहाँ पर 3 प्रकार के न्याय हैं। एक आपका सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा राजनीतिक। तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं स्वतंत्रता। इसको जब हम लोग आगे जब पढ़ेंगे सामाजिक और आर्थिक, इसको जो न्याय की बात, तो हम लोग जो नीति निर्देशक तत्व है, जो नीति निर्देशक तत्व है, उसमें हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। उसमें यह तीनों मेंशन है आगे चल के। अब बात करते हैं स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। देखिए कौन कौन से। एक आपका विचार, अभिव्यक्त, विचार, विश्वास, धर्म, उपासना। विश्वास, धर्म, उपासना, यह 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई। क्लियर? आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 19 में, तो उसमें आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता देखने को मिलेगी। ठीक है? तो देखिए यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेगा कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो 3 प्रकार के न्याय, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। अगर आपकी स्वतंत्रता पूछे तो कौन सा 5 प्रकार स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए ठीक है। अगर और ये आगे चल के जो 19 जब मौलिक अधिकार जब पढ़ेंगे, 19 में आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। चलिए मिटा देते हैं इसको। अब इधर देखिए, ये जो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, मतलब राज्य किसी के व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा, समान रूप से समान अवसर प्रदान करेगा, किसी भी भेदभाव व्यक्ति के साथ नहीं करेगा। व्यक्ति गरिमा, डॉक्टर के मुंशी ने कहा है कि हर व्यक्ति की व्यक्तित्व की एक पवित्र है, हर व्यक्ति की जो व्यक्तित्व है वह पवित्र है। तो व्यक्ति की जो गरिमा है वह है। अब राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये हम जब पढ़ेंगे राष्ट्र की एकता और अखंडता, जब मौलिक, जब फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ेंगे अनुच्छेद 51 का में, तो उसमें हम राष्ट्र की एकता और अखंडता के बारे में पढ़ेंगे कि सभी व्यक्ति को या मतलब कर्तव्य है कि वह राष्ट्र की जो एकता है उसको अखंडता, जैसे यहाँ पर बहुत सारी संस्कृति देश में, हमारे देश में है, तो उसको एकता में अखंडता कैसे बनाए रखने के लिए आपके पास कुछ फंडामेंटल ड्यूटी है, उसके बारे में आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं, ये जो 2 केस है, एक बेरुवारी केस है, एक आप केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है। जो बेरुवारी केस आता है आपका आता है 1960 में। यह क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें आप संशोधन नहीं कर सकते। क्लियर? बात आई समझ में? यह क्या है, संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन आप नहीं कर सकते। लेकिन आपका आता है, पता आपको 24 अप्रैल 1973 को आता है केशवानंद भारती केस, जो कि यह संविधान का भाग है। कहती है
कि संविधान का भाग है लेकिन संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है, संविधान का जो मूल ढांचा है, बेसिक ढांचा स्ट्रक्चर, तो उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। क्लियर? इसमें कहा गया इसमें कहा संशोधन आप नहीं कर सकते हैं और भाग नहीं है, लेकिन इसमें कहा भाग है और संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचे को प्रभावित नहीं होना चाहिए, उसको आप ध्यान में रखकर ही संशोधन करिएगा। और आपको बता दूं कि अभी तक आपने बताया मैंने कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में अभी तक केवल प्रस्तावना में एक बार ही संशोधन हुआ है। क्लियर है? यहां तक क्लियर? कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। चलिए अब देखिए कुछ कथन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप 4 स्टार लगा सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 बात करते हैं कि प्रस्तावना को किसने संविधान का परिचय पत्र कहा? यहां एक क्वेश्चन बनता है। नंबर 2 कि संविधान का जन्म कुंडली किसने कहा प्रस्तावना को? यहां से दूसरा क्वेश्चन, जन्म कुंडली किसने कहा? तीसरा क्वेश्चन क्या है? संविधान की आत्मा किसने कहा? संविधान की आत्मा किसने कहा? देखिए बात करते हैं, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको याद कीजिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात करते हैं परिचय पत्र किसने कहा? तो एन ए पालकीवालन कहा। एन ए पालकीवालन। जन्म कुंडली किसने कहा? डॉक्टर के मुंशी ने कहा कि यह संविधान की जन्म कुंडली है। क्लियर? और संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने कहा। किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव ने कहा। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने क्या कहा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इन्होंने क्या कहा कि यह पवित्र दस्तावेज है। पवित्र दस्तावेज है। क्लियर है? और एक और आप क्या बताते हैं, अल्लादी कृष्ण सवैयर, इन्होंने क्या कहा? दीर्घकालीन सपनों का विचार है। प्रस्तावना क्या है? संविधान की दीर्घकालीन सपनों का विचार है। तो ये 4-5 जो कथन है आप इसको याद कर लीजिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्या है कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान के परिचय पत्र किसने कहा? एन ए पालकीवाला ने। प्रस्तावना को जन्म कुंडली किसने कहा? के मुंशी ने। संविधान की आत्मा किसने कहा प्रस्तावना को? डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव ने कहा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के ने पवित्र आत्मा का, प्रस्तावना क्या कहा? पवित्र आत्मा कहा। तो यहां से 4-5 जो कथन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको याद कर लीजिएगा। क्लियर है? अब देखिए, अब एक और लिख देता हूं। ये जो डॉक्टर के मुंशी हैं, इनका एक और कथन है कि हर व्यक्ति के व्यक्तित्व की पवित्र ग्रंथ है। क्या है? व्यक्ति के व्यक्तित्व का पवित्र ग्रंथ है, इन्होंने डॉक्टर के एम मुंशी ने कहा है। इस बात को आप लोग भी याद कर लीजिएगा। क्लियर है? और आप लोग जो डाउट हो आप लोग कमेंट में पूछिएगा। जैसे आज क्लास कैसा लगा है कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। क्लियर है?